हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ओके, मैं हाइलाइटर यहाँ पर ले लेती हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं आपके, यहाँ पर गाइडलाइंस होती हैं आपकी, जो अकाउंटेंट्स के द्वारा यूज की जाती है वर्ल्ड वाइड। अब देखो यहाँ पे एक बात है कि वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया में ही यूज होती है, वो हर जगह यूज हो रही है। ये स्टैंडर्ड रूल्स हैं। स्टैंडर्ड रूल्स का मतलब जो स्टैंडर्ड जिन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ये हर जगह यही यूज होते हैं। गाइडलाइंस का मतलब हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जब मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से लेकर जब मैं बैलेंस शीट तक बना रही हूँ, तो वो मुझे कैसे बनानी है। ठीक है, कि ताकि क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यूनिफॉर्म रहे, सेम रहे, सभी का रिलायबल रहे, उसमें फालतू की इंफॉर्मेशन ना हो, उसमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है। थर्ड, वो कहता है कि कंपेरेबल रहे, कि मैं उसको कंपेयर कर सकूं किसी अदर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में। देखो सिंपल सी बात है, मैं अपने साथ में इस ईयर का प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे कंपेरेबल मैनर में वो चाहिए कि मैंने पिछली बार कुछ और कॉन्सेप्ट यूज किए थे, इस बार कुछ अदर कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, तो वो क्या है, कंपैरिजन नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसा ही हमारा सेम है कि अगर दो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ए है एंड ऑर्गेनाइजेशन बी है मेरी। ठीक है, ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ए है और बी है मेरे पास में। ठीक है, अब मुझे दोनों की बैलेंस शीट को कंपेयर करना है, तो मैं कब कर सकती हूँ, जब ए ने और बी ने सेम मेथड्स यूज करी हूँ। अगर इन दोनों ने दोनों कॉन्सेप्ट या मेथड्स डिफरेंट यूज करे हैं, तो मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकती। सेम इसके साथ में है कि अगर इसको अपनी करंट ईयर की बैलेंस शीट को करना है अपनी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के साथ में, तो वो कब कर सकता है, जब वो सिर्फ तभी कर पाएगा जब दोनों ईयर्स में सेम कॉन्सेप्ट कन्वेंशन यूज हुई है। अगर प्रीवियस ईयर में कुछ और कॉन्सेप्ट कन्वेंशन यूज हुई थी और करंट ईयर में कुछ और हम कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वापस चलते हैं हम यहाँ पे। सॉरी, ओके, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ आ गया आई होप। ऐसे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कि यूनिफॉर्म रूल्स होता है, वो कहते हैं कि सेम गाइडलाइंस यूज होती हैं बिजनेस वर्ल्ड वाइड, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। मैन मेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई साइंस से बना हुआ नहीं है कि ग्रेविटी एप्पल गिराते तो ग्रेविटी रूल बन गया था हमारा, नहीं। ये आया है हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे रीजन से, हमारी प्रैक्टिस से। ये ह्यूमन बींग्स ने ही बनाया है, अपने एक्सपीरियंस से बनाया है कि किसी ने 10 साल काम किया तो उसके एक्सपीरियंस से निकल के आए कि मैं इस काम को अगर इस तरीके से करता हूँ तो ये बेनिफिशियल हो सकता है। हर किसी चीज के पीछे एक रीजन दिया गया था, उसको प्रैक्टिस करके देखा गया कि इट इज ओके और नॉट। नेक्स्ट वो कहता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे बिजनेस में कुछ भी रिक्वायरमेंट है किसी प्रैक्टिस को, किसी कॉन्सेप्ट को चेंज करने की, तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माई बिजनेस। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ कहती है कि आपको इस तरीके से अकाउंट को मेंटेन करना है, तो मैं उस गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उस अकाउंट को मेंटेन कर सकूं, उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकूं, मॉडिफाई कर सकूं। तो ये फ्लेक्सिबल भी है। नेक्स्ट है जनरली एक्सेप्टेड, की एक्सेप्टेड है क्योंकि ये रिलीवेंट है, ऑब्जेक्टिव है, फिजिबल। रिलीवेंट का मतलब ये हमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देता है जो इसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको ये फुलफिल करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मुझे ही पता चल जाता है एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में, मैं बैलेंस शीट को कंपेयर कर पाती हूँ। फिजिबल इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए टू डू है, मैं इसको कर सकती हूँ, है ना। ये पॉसिबल है टू डू करने के लिए कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। इनफिजिबल क्या होता है कि जब हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं। मैं चांद, लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बट वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, बट ये क्या है, कॉन्सेप्ट फिजिबल है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अब। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे दिए गए हैं कि हम यहाँ पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को, कन्वेंशंस को पढ़ने वाले हैं। तो हैव अ लुक ऑफ दिस नाउ, मूव टू द अदर स्लाइड। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब मैं तो कहीं जा रहा हूँ। गोइंग मतलब चलना। ठीक, कंसर्न का मतलब है बिजनेस, यानी कि बिजनेस चलता हुआ है। ऐसा नहीं है मैंने आज बिजनेस खोला है वो मैं कल बंद कर दूंगी। मैं ये मान कर चलती हूँ कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर,
कि बिजनेस चलता रहेगा, मैं रहूं ना रहूं बट बिजनेस रहेगा मेरा, ठीक है। तो ये अजम्पशन है इसकी कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर, हम रहे या ना रहे बट हमारा बिजनेस हमेशा रहेगा। आप भी देखते हैं ना कि बहुत सारे बिजनेस है जिसके जो रियल ओनर था वो अब नहीं है इस दुनिया में, बट वो अभी भी चल रहे हैं, है ना। जैसे कि आपको सॉरी MDHF जो जिसकी फोटो आती है वो तो नहीं होगा, लिज्जत पापड़ जिसने शुरू किया होगा ब्रांड वो तो नहीं होगा, ठीक है। तो हर किसी का ये ऐसा तो नहीं कि बिजनेस बंद हो गया, तो बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि असेट है जो वो ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड की जाती है, रिसेल वैल्यू पर नहीं। जितने की मैंने एक फर्नीचर खरीदा, एक मशीनरी खरीदी थी, कितने रुपए की, 10,000 की खरीदी, ठीक है। आज उसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो हो गई है मेरी बढ़ करके 20K हो गई है, 20,000 हो गई है, ठीक है, 20,000 हो गई है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब मैं उसको रिकॉर्ड करूं 20,000 पे, क्योंकि मैं उसको रिसेल नहीं करने वाली हूँ, मैं उसको फ्यूचर तक यूज करने वाली हूँ। मुझे पता है मेरा बिजनेस अच्छा खासा चलने वाला है। मैंने क्या माना है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर। तो अगर मार्केट की जो प्राइसिंग होती है वो चेंज होती रहती है, हर महीने चेंज हो जाएगी, तो वो कहता है कि हम उसको उसी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं जितने की मैंने वो परचेज करी है, ठीक है। वो कहता है जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होता है असेट की यूजफुल लाइफ में। अगर वो मशीनरी को मैं ये मानकर चलती हूँ कि वो मशीनरी 10 साल चलेगी, ठीक है, तो मैं उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को 10 साल में डिवाइड कर देती हूँ, है ना। अब मशीनरी है क्या है, वो खराब भी होगी, टीयर ऑफ भी होगी। अच्छा आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, है कोई वॉशिंग मशीन हम लेते हैं, आज मैंने वो 10,000 की ली है, 10 साल बाद जब मैं सेल करती हूँ तो क्या वो 10,000 की सेल होती है, नहीं होती है। वो कितने की सेल होती है, 2,000 की हो जाएगी, 500 हजार की हो जाएगी लास्ट। तो क्या हुआ कि उसकी जो वैल्यू डिक्रीज हुई वो क्या है, उसकी डेप्रिसिएशन हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, क्यों, बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस 10 साल के डेप्रिसिएशन को एक साल में माइनस ना करके हमने उसको डिवाइड कर दिया 10 साल में, हर साल थोड़ा 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 वो कम हो रहा है, ठीक है। वो कहता है करंट एंड फिक्स असेट कैन बी क्लासिफाइड। हम यहाँ पर क्या करते हैं, करंट को और फिक्स असेट को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग रखते हैं, ठीक है। करंट असेट्स क्या होती हैं, जिसको हम विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस फिक्स असेट हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, उसको हम बहुत जल्दी रिसेल नहीं कर रहे होते हैं, ना ही उसको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। देखो एग्जांपल दिया है, मशीन कॉस्टिंग 5 लाख इज यूज्ड फॉर 10 इयर्स, इट्स कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर 10 इयर्स, इट्स डेप्रिसिएशन नॉट ट्रीटेड एज फुल एक्सपेंस इन ईयर 1। की उसने क्या किया, 5 लाख की कोई मशीन ने खरीदी थी, 10 उसके जो एस्टिमेटेड ईयर्स थे कि वो 10 साल चल जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, 10 साल जो वो चल रहेगी तो उसने डेप्रिसिएशन को 10 साल में डिवाइड कर दिया, ना कि एक साल में डिडक्ट किया। कंसिस्टेंसी अप्रोच मतलब सेम मेथड एवरी ईयर। देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, यहाँ पर आप 2 मेथड्स पढ़ोगे, ओके ओके हम इस पे चले जाते हैं, ठीक है। दो डेप्रिसिएशन के जो है आपके 2 मेथड्स होते हैं। पहला है आपका कौन सा मेथड, SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WD, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड, ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने पहले साल तो SLM यूज किया, अब मेरा मन नहीं कर रहा कि SLM को यूज करूं, दूसरे साल मैंने क्या किया, WDV यूज कर लिया। अब इसमें केस में क्या होता है कि मैं अपनी बैलेंस शीट को कंपेयर नहीं कर सकती, पहली साल की बैलेंस शीट को दूसरे साल के साथ में मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए वो कहता है कि जो पहले साल यूज किया था वही आप दूसरे साल भी आप उसको ही यूज करोगे, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको प्रॉपर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अदरवाइज यू कांट चेंज एनी मेथड, ओके ओके। वापस जाते हैं अपनी स्लाइड पर, हम स्लाइड 4 पर, ओके। तो वो कहता है कि व्हाट इट मींस कि डेप्रिसिएशन मेथड मस्ट रिमेन सेम ईच ईयर, की जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो हर साल सेम रहेगा, जो स्टॉक की वैल्यूएशन है मस्ट स्टे सेम, कि मेरे पास जितने स्टॉक है जितना उसकी अमाउंट है वो सेम रहेगी, वो ऐसा नहीं है कि हर साल मैं उसको चेंज करे जा रही हूँ। चेंज अलाउड ओनली इफ इट इज इम्प्रूव एक्यूरेसी, को अगर वो इम्प्रूव करती है तभी आप चेंज कर सकते हो, उसके लिए भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने मेथड चेंज किया है, ठीक है। देखो वही एग्जांपल है सेम जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, हम नेक्स्ट है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि
रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हेन अर्न और incurred नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कई बार क्या होता है, सेल हो जाती है, उधार पे हो जाती है, तो क्या हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, हम लिखते हैं ना कि हमारे इतने की सेल हो गई, इतने का प्रॉफिट जनरेट होगा इससे, है ना, पैसा तो नहीं मिला। तो सेम वही कहता है कि अगर कोई इनकम जनरेट हो गई है, भले से हमें पैसा मिला या नहीं मिला, हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेम हमारा एक्सपेंस के साथ है कि मेरा एक्सपेंस हो गया है, भले से वो आया है या नहीं आया है। एग्जाम्पल देती हूँ कि किसी ने इंश्योरेंस करवा रखा था, उसको हर महीने कुछ ना कुछ पे आउट करना था, ठीक है, इंस्टॉलमेंट देनी थी, तो उसने क्या किया, एक साल की इंस्टॉलमेंट एक साथ में दे दी। अब जो उसने बाकी के 11 महीने की इंस्टॉलमेंट दी, वो एक्सपेंस था, वो पहले महीने में तो नहीं इंकर्ड हुआ था, पहले महीने का एक्सपेंस तो नहीं था, तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगी, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट दो तरीके के होते हैं, पहला है कैश बेसिस, दूसरा है हमारा एक्चुअल बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है, हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं कि हम कैश मूव्स, अगर पैसा आएगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाएगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे। इस वजह से लेस एक्यूरेट हो जाता है, क्योंकि हमें एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस नहीं पता चल पाता है। सिंपल है बट मिसलीड कर देता है, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। गैप ने भी इसको रिकमेंड नहीं किया था। सेकंड हम आ जाते हैं एक्चुअल बेसिस पे। रिकॉर्ड करता है जब हमने कमा लिया है, रिकॉर्ड करता है जब एक्सपेंसेस हो चुके हैं, मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल पिक्चर देता है, क्योंकि हर एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। इंक्लूड करता है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आइटम्स, जो हमने पहले ही पेमेंट कर दी है, लाइक इंश्योरेंस, तो ये उसको भी हमें क्या करता है, बताता है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, हमने पे नहीं किया है, तो ये उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्म करता है। इस वजह से इसको गैप ने और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में भी मेंशन किया गया है, रिकमेंड किया गया है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि सैलरी है 50,000 रुपए की फॉर मार्च की, जो कि हमने अप्रैल में जाकर पे की। मार्च का खर्चा था बट अप्रैल में कर रहे हैं। एक्वर्ड है हमारा एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा एज एन एक्सपेंस इन मार्च इटसेल्फ, नॉट अप्रैल, एज इट रिलेट्स टू मार्च वर्क। ठीक है, आपको समझ आ गया कि एक्सपेंस जब हो रहा है तभी हम लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई कैश देंगे तब लिख देंगे, नहीं, जब वो इंकर्ड हो चुका है तभी आपको लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, कुछ अलग कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग और हमारा ओनर अलग। बिजनेस और ओनर सेम नहीं है। ओनर का जो पर्सनल एक्सपेंस है उसको हम यहाँ पे ड्रॉइंग मान के चलते हैं, ना कि बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं। कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी हो जाती है हमारे बिजनेस की टुवर्ड्स ओनर, ठीक है। उसके बाद है अप्लाइज टू सोल, प्रोप्राइटरशिप पर ये यूज होती है, पार्टनरशिप पर यूज होती है और कंपनी पर भी ये यूज की जाती है। तो एग्जांपल दिया है कि अगर कोई राम नाम का पर्सन है, उसने अपनी शॉप खरीदी, दुकान खरीदी थी, कुछ ग्रोसरीज खरीदी उस दुकान, एंड ग्रोसरीज खरीदता है वो अपने घर के लिए यूजिंग शॉप कैश, ठीक है। तो वो क्या है, वो उसकी ड्राइंग है, उसने क्या किया, पैसा निकाला बिजनेस से थोड़ा बहुत और उसे अपने घर के लिए ग्रोसरी का सामान खरीदती, दाल चावल चीनी खरीदती है, तो वो क्या बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस में लगेगा नहीं ना, तो वो उसका खुद का खर्चा है, अपने खुद के लिए किया, तो वो क्या है, ड्राइंग हो जाती है। ठीक है, सेकंड है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में, वो कहता है कि सिर्फ मनी के टर्म्स में जिसको मैं मेजर कर सकती हूँ, मैं उसको ही रिकॉर्ड करती हूँ। मैनेजर का झगड़ा हो गया, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। एम्प्लॉय का मोरल कितना है, वो कितना मोटिवेटेड है काम करने के लिए, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। कंपनी की रेपुटेशन क्या है मार्केट में, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। अपकमिंग स्ट्राइक हीट ट्रेड क्या है, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी, 10,000 का मटेरियल था प्लस 1 लाख कैश प्लस 10 मशीन है, कैन ओनली बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग एवरीथिंग टू मनी। इसको भी मैं कब रिकॉर्ड करूंगी, पूरे डेटा को, जब ये सारा डेटा मनी की टर्म्स में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 10,000 किलो का मटेरियल है, मुझे नहीं पता कितने रुपीज का है, 1 लाख रुपए का कैश है, बहुत अच्छी बात है। 10 मशीन है, कितने रुपीज के मुझे नहीं पता। जब ये कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं तो ही मैं इसको भी रिकॉर्ड करती हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी यहाँ पर। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, 12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। मैनेजर को और इन्वेस्टर को हेल्प करता है कंपेयर करने में प्रॉफिट्स को रेगुलरली, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है। इससे क्या होता है, लिस्टेड कंपनीज पब्लिश क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली कितने होते हैं बेटा, एक साल में, कमेंट में बताना मुझे, एक साल में हमारे कितने क्वार्टरली होते हैं। टोटल है हमारे यहाँ पे 4 क्वार्टरली। तो वो कहता है कि हर एक क्वार्टर के एंड पर वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि मुझे 1 साल वेट करना है किसी कंपनी के बारे में जानने के लिए,
हर 3 महीने में उनकी रिपोर्ट आ जाती है, तो मैं हर 3 महीने में देख सकती हूँ कि कंपनी किस लेवल पे चल रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है फिलहाल में। ठीक है, विदाउट दिस प्रॉफिट ओनली नोन ओनली एट बाइंड अप। वो कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें सिर्फ तभी पता चलेगा प्रॉफिट का जब हम कंपनी को बंद कर देंगे, बिल्कुल ताला मारेंगे। ताला मतलब ऐसे नहीं शाम को ताला मार रहे हैं, बिल्कुल बंद हो जाएगी कंपनी। ठीक है, तो वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच ईयर्स की कब कंपनी बंद होगी बिल्कुल फाइनल, तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया है, ब्रेक कर दिया है पूरे टाइम पीरियड को, कि हमने 12-12 महीने में टाइम पीरियड ब्रेक कर दिया कि आप हर 12 महीने में मैंडेटरी है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील करना। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये भी हमने अभी पढ़ा था कि मैं जो भी मशीन खरीदती हूँ मैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर ही क्या करती हूँ, उसको रिकॉर्ड करती हूँ। अगर मैंने मशीनरी 10,000 रुपए की खरीदी तो मैं 10,000 रुपए ही रिकॉर्ड करूंगी। मैं ये नहीं है कि अगर बाजार में उसकी कॉस्टिंग आज 8,000 रुपए हो गई है तो मैं 8,000 में लिख दूंगी। ठीक है, जितने की मैंने खरीदी है उतना ही लिखना है मुझे। एडवांटेज क्या होता है, ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल कि मेरे पास उसका बिल भी होगा, उसका वाउचर होगा, मैं चेकआउट कर सकती हूँ कि क्या ये मशीन 10,000 की भी थी या फिर नहीं थी, या फिर मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखी जाएंगी क्योंकि हम अब मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हमने जितना पैसा पे किया है हम वही लिखेंगे। गैस वर्क नहीं होता है क्योंकि वाउचर्स चेक होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ड्रॉबैक क्या होता है, गुडविल नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि गुडविल फ्री एसेट है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। इन्फ्लेशन से हमारा जो फिगर है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू है वो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल नहीं होता है क्योंकि हमें करंट मार्केट के हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं। ओके, एग्जांपल दिया है, बिल्डिंग बॉट फॉर 2 करोड़ इन 2018, मार्केट वैल्यू रुपीज 8 करोड़ इन 2025, बुक स्टिल शोज रुपीज 2 करोड़ माइनस। ओके, हमने कोई बिल्डिंग परचेज कर दी 2 करोड़ रुपए की 2018 में, 2025 में आते आते उस बिल्डिंग की वैल्यू 8 करोड़ रुपए हो गई है, लेकिन हम क्या शो कर रहे हैं, आज भी 2 करोड़ रुपए ही शो करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रियल वैल्यू है बिल्डिंग का वो शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 साइड्स होते हैं, 2 पहलू होते हैं। ठीक है, वो कहता है कि दिस इज अ फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो आप आगे पढ़ने वाले हो डबल एंट्री सिस्टम। वो कहता है कि यहाँ पर एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, कि अगर ये तो असेट बढ़ेगी तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ेगी या फिर कैपिटल बढ़ेगी, कुछ ना कुछ इन दोनों में से बढ़ेगा। वो हमेशा इस वजह से असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है हमारी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था अपना 50 लाख रुपए के साथ में और 10 लाख का उसने लोन लिया था। अब 50 लाख क्या है इसका असेट हो गई, 10 लाख का लोन लाइबिलिटी हो गई, एंड बाय प्लान फॉर ₹60 लाख, और 60 लाख रुपए का उसने क्या किया, सॉरी ओके माय बैड, टोटल असेट कितने की हो गई उसके पास 60 लाख रुपए की, क्योंकि लाइबिलिटी कितने की हो गई उसके पास में 10 लाख रुपए की। उसकी खुद की कैपिटल कितनी थी, उसकी कैपिटल थी 50 लाख। ठीक है, तो ये क्या है, बोथ साइड्स ऑलवेज बी इक्वल। नेक्स्ट है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कि कितना रिवेन्यू हो रहा है। रिवेन्यू इज अर्न व्हेन गुड्स और ओनरशिप ट्रांसफर, कि जब भी हम गुड्स को या ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं सिर्फ तभी हमारा रिवेन्यू जनरेट होता है, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, कि हम जब कैश ले रहे होते हैं तब। देखो सिंपल सा क्या है, क्या कह रहा है कि अगर मेरी फ्रिज की दुकान है, ठीक है, मैं फ्रिज सेल आउट करती हूँ, तो अभी तक फ्रिज की ओनरशिप जो है मेरे पास है, मेरे पास एक कस्टमर आता है, मैंने उसको सेल कर दिया, उसने पूरी पेमेंट करी या नहीं करी, बट जो भी डीलिंग होनी थी, वाउचर्स बने थे वो बन चुके हैं, तो मेरे पास है जो उस फ्रिज की ओनरशिप थी वो ट्रांसफर होकर सामने वाले कस्टमर के पास में पहुंच गई है। तो वो कहता है कि रिवेन्यू तभी अर्न हो जाता है जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ना कि हम वेट करते हैं कैश के ट्रांसफर होने का। वो कहता है कि जो एडवांस में रिसीव हो गया वो सेल, हम उसको सेल्स नहीं मानते हैं। जो क्रेडिट सेल होता है वो रिवेन्यू होता है ऑन डे ऑफ सेल का सॉरी, रेंट फॉर मार्च रिसीव्ड में अगर हमें अप्रैल में रिसीव होता है तो वो मार्च का ही रिवेन्यू कहलाएगा, वो अप्रैल का रिवेन्यू नहीं कहलाएगा क्योंकि तब हमने अर्न कर लिया था। ठीक है, ओके, ऑर्डर रिसीव हुआ 1 तारीख को, ऑर्डर डिलीवर हुआ है 20 तारीख को, कैश रिसीव हुआ है 1 तारीख को। ठीक है, तो रिवेन्यू कब रिकॉर्ड हो जाएगा, कब हमारे जो गुड्स है वो डिलीवर हो गए, हमारी ओनरशिप जब ट्रांसफर हो चुकी है, हम उसको क्या मानेंगे कि भैया हमारा रिवेन्यू जनरेट हो गया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है।
कि हम अपने एक्सपेंसेस को रिवेन्यूज को मैच कर रहे होते हैं कि मेरे जितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं जनरेट हो रही हैं, जितने मेरे रेवेन्यू जनरेट हो रही हैं, मैं दोनों को मैच करती हूँ, लेकिन वो दोनों सेम पीरियड के ही होने चाहिए। अगर वो 2026 के हैं तो वो 2026 के ही रिवेन्यू होना चाहिए, 2026 का ही एक्सपेंस होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि रिवेन्यू में 2025 का ले लेती हूँ, एक्सपेंस में 2026 का ले लेती हूँ। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो अनपेड, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब ट्रेडिंग एंड पेंडल पढ़ेंगे। वो कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम है 12,000 का जो पेड था फॉर जनवरी से दिसंबर इन फाइनेंशियल ईयर, खर्चा था। इन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च ओनली 3,000 इज एक्सपेंसेस एंड 9,000 इज प्रीपेड असेट हो गया। ठीक है, क्योंकि अब देखो 12,000 क्या था जनवरी से दिसंबर के लिए हमने पे किया। जब मैं मार्च का डेटा देख रही हूँ, जब मार्च में एंडिंग हो जाती है 3 महीने का उसमें हो गया, बट 9 महीने का बचा मेरा, वो 9 महीने का क्या है मेरे लिए असेट हो गए, क्योंकि वो खर्चा आया नहीं है लेकिन मैंने पे कर दिया है। ठीक है, मगर डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि अभी हमें आगे सारा पढ़ना ही है, ट्रेडिंग के एंडल में सारा आएगा ही हमारा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है कि वहाँ पे पर्सनल बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए। मैं अपने दिमाग के हिसाब से वहाँ पे डेटा को नहीं डालूंगी, जो फैक्ट एंड फिगर के बेसिस पर है मैं उसको ही डालूंगी, जिसके वाउचर्स अवेलेबल है, जिसके इनवॉइसेस अवेलेबल है, जिसके पे इन स्लिप्स हैं, जिसके एग्रीमेंट्स हुए हैं, वही मैं डालूंगी, वही ट्रांजेक्शन होगी, वही अमाउंट डलेगी। मैं अपने हिसाब से नहीं डाल सकती हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं कि कन्वेंशंस क्या होती हैं। कस्टम एंड प्रैक्टिसेस हैं जो अकाउंटेंट्स के द्वारा कॉमनली एग्री हैं वो इस चीज को यूज करने के लिए, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कंपेयर किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लोजर, वो कहता है जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर फुटनोट में आपको लग रहा है कि आपने कुछ यूज किया है, कुछ शॉर्ट में डाल दिया है, तो आपको उसको फुटनोट भी देना होता है कि वो अमाउंट कैसे कैसे आई है। ठीक है, कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है जो हमें नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, तो वो हमें डालनी पड़ती है। अगर हमने कोई डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया है तो वो हमें बताना पड़ता है। अगर हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है इस टाइम, तो वो भी डिस्क्लोज करनी पड़ती है। मतलब हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, आपको लिखनी पड़ेगी। वह मटेरियलिटी मतलब आप सिर्फ उन्हीं आइटम को डिस्क्लोज करेंगे जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरी ही की पूरी इंफॉर्मेशन ही डाल दी है, उसका रिलेवेंट है वो नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना है। ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स नीड्स डिस्क्लोजर्स, ट्राइबल एंड इमेटेरियल आइटम्स कैन बी मर्ज और लेफ्ट आउट, है तो आप उसको किसी और के साथ मर्ज कर दो या फिर आप उसको छोड़ दो। जैसे कि वो कहता है कि रिलायंस इंडस्ट्री के लिए कि अगर कॉस्ट आती है कि स्मॉल स्टेप हमने परचेज किया था, हम उसको भी डाल रहे हैं, तो वो इररिलेवेंट है क्योंकि कोई भी इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। बट हाँ, अगर 500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है कैश में, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो 500 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म क्या है कि हम एंटिसिपेट करते हैं सारे लॉसेस को और हम इग्नोर करते हैं यहाँ पे सारे अनरियलाइज्ड गेन्स को, हम प्ले सेफ खेल रहे होते हैं। तो भाई खर्चा आ रहा है ये तो मैंने पता कर लिया, ठीक है, प्रॉफिट का क्या है कि आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, मैं उसको लेकर खुश नहीं होती हूँ, बट मैं लॉस को लेकर स्ट्रेस हो जाती हूँ कि ठीक है भैया लॉस आने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन मुझे पहले से ही करके रखनी है। ठीक है, जैसे स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइसेस व्हिच एवर इज लोअर, हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्टॉक वैल्यू या कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस होती है जो भी कम होती है उस पर हम उसको लेकर चलते हैं। दूसरा वो कहता है कि जैसे हमें पता है कि डाउटफुल डेब्ट्स होने वाले हैं, कुछ बैड डेब्ट्स होने वाले हैं, कुछ हमारे ऐसे पर्सन हैं, कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिससे हमें पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले से उस केस में प्रोविजन बनाना शुरू कर देते हैं बैड डेब्ट्स के लिए। मतलब हम थोड़ा थोड़ा पैसा उनमें डालते चलते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई बैड डेब्ट हो जाए तो हम उसको इजिली रिकवर कर पाए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको एक क्विक रिकैप मिल जाता है कि हमें क्या क्या पढ़ा था। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी मतलब हर साल हम इसको सेम मेथड यूज करना है। एक्चुअल का मतलब कि जब हमने कमा लिया है तब हम रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसा नहीं है कि जब हम को रिसीव होगा कैश हम पे करेंगे सिर्फ हमें तभी उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है। मनी मेजरमेंट का मतलब है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिखते हैं जिसको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है 1 अप्रैल से 30 मार्च हर साल। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है जो असेट परचेज प्राइस पर ही हम मेंटेन करते हैं। डू एक्सेप्ट का मतलब है कि असेट हमारी किसके बराबर होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। एंड डिविडेंड रिकॉग्निशन का मतलब है ऑन बेंड गुड्स डिलीवर, कि हमारा जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है हम मान लेते हैं
आपकी रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। मैचिंग का मतलब है हम मैच करते हैं एक्सपेंस को रेवेन्यू से। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है सपोर्ट वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो आगे बढ़ते हैं कि आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।